फैटी एसिड सिंथेसिस क्या होता है, जो टीसीएस साइकिल में हमारा जो मेटाबोलाइट होता है वो होता है एसिटाइल कोए। एसिटाइल कोए से आगे फैटी एसिड की सिंथेसिस को हम कहते हैं डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। ये कहाँ कहाँ पर होती है, ये होती है लिवर में और लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड्स में। और कौन सी साइट होती है, तो ये साइटोसोल में हो रही होती है। ये सिंथेसिस का प्रोसेस है, ये रिडक्टिव प्रोसेस होता है, रिडक्शन हो रही होती है। और जो ब्रेक डाउन का प्रोसेस होता है फैटी एसिड का, वो होता है ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, एसिटाइल कोए। और एसिटाइल कोए के अंदर हम कार्बन एटम्स डालते जाते हैं और एक लंबी सारी फैटी एसिड की चेन बन जाती है। और इसके अलावा हमें एटीपी रिक्वायर्ड होती है और NADPH। फैटी एसिड की सिंथेसिस के ये स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमने एसिटाइल कोए से बनाना होता है एक फैटी एसिड की चेन, लॉन्ग चेन। फॉर एग्जाम्पल पामिटिक एसिड जो 16 कार्बन एटम का है। फिर उसके बाद हमने जब एक एसिड बन जाता है फैटी एसिड, उसकी इलोंगेशन होनी होती है, यानी उसके अंदर फर्दर कार्बन एटम का नंबर इंक्रीज होता है। तो 16 कार्बन से 18 कार्बन का बन गया, वो क्या बन गया, स्टीरिक एसिड। फिर उसके बाद उसकी डीसैचुरेशन करनी होती है, क्योंकि एसेंशियल फैटी एसिड्स में हमने पढ़ा था कि कौन कौन से होते हैं, लिनोलिक और लिनोलेनिक एसिड। तो वो 18 कार्बन के होते हैं ना, तो इससे हम बनाते हैं ओलिक एसिड, जो कि 18 कार्बन वाला एक फैटी एसिड होता है। डिनोवो फैटी एसिड्स की सिंथेसिस जो होती है वो क्या होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एसिटाइल कोए डिराइव्ड फ्रॉम ग्लूकोज। ठीक है, एसिटाइल कोए से हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स बनाते हैं और ये साइटोप्लाज्म में होता है। फिर उसके बाद इलोंगेशन होती है, इलोंगेशन में हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मजीद इंक्रीज करते हैं और इससे क्या होता है, लंबी चेन बन जाती है। और ये कहाँ पे होता है, ये भी साइटोप्लाज्म में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया या एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में होगा। और डी सैचुरेशन जो होती है वो होती ही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में। तो जो फैटी एसिड की लॉन्ग चेन बनती है उसमें क्या होता है, सबसे पहला स्टेप, उसमें एसिटाइल कोए जो होता है, एसिटाइल कोए मैंने आपको बताया कि टीसीए साइकिल में यूज होता है। और वो होता कहाँ पर है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जो टीसीए साइकिल है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होना है, तो एसिटाइल कोए से ही होना है ना। तो एसिटाइल कोए कहाँ पे पड़ा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन हमने कहा जो फैटी एसिड की सिंथेसिस है वो साइटोसोल में होनी होती है। तो हमें कैसे भी करके जो एसिटाइल कोए है उसको बाहर निकालना होता है माइटोकॉन्ड्रिया से। लेकिन क्या होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन होती है ना, उसमें से जो एसिटाइल कोए है उसका एसिटाइल पोर्शन तो क्रॉस कर लेता है, लेकिन जो कोए पोर्शन होता है ना वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एसिटाइल कोए रिएक्ट करता है ऑक्सैलो एसीटेट के साथ और इसका कोए निकल जाता है, ये बना देता है सिट्रेट, सिट्रेट सिंथेज की प्रेजेंस में। अब ये सिट्रेट जो होगा वो इजीली क्रॉस करके बाहर आ जाएगा साइटोसोल में। अब सिट्रेट बाहर आ गया तो हमें तो एसिटाइल कोए चाहिए था, ये दोबारा टूटेगा एटीपी सिट्रेट लाइएज की मौजूदगी में, और साथ एटीपी एक यूटिलाइज होगी और दोबारा से कोए जो इसमें से निकला था वो दोबारा एंटर होगा और ये क्या बना देगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल कोए। अब हमारे पास एसिटाइल कोए दोबारा बन गया है। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, ये जो ग्लाइकोलिसिस हो गई और जो लिपोजेनेसिस होती है, लिपिड्स की फॉर्मेशन और लिपोलिसिस होती है, ये सारे जो प्रोसेसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा रेगुलेटेड होते हैं। वो इस तरह रेगुलेटेड होते हैं कि हमने जब वेल फेड स्टेज में होते हैं, जब हमने खाना खाया होता है, तो एक हार्मोन कौन सा होता है, इंसुलिन, उसने फौरन से ग्लूकोज लेवल को कम करना होता है। और जब हम फास्टिंग स्टेट में होते हैं तो ग्लूकागोन और एपिनेफ्रिन वगैरह आते हैं। तो क्या होता है कि सिट्रेट जो होता है वो कब बाहर आता है, जब एटीपी बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी होती है। और उसके अलावा सिट्रेट बहुत ज्यादा होगा। जब सिट्रेट ज्यादा होगा, जब भी किसी रिएक्शन के प्रिकर्सर ज्यादा होते हैं तो हमें उस रिएक्शन को प्रोसीड करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हैं, एटीपी बहुत ज्यादा है
हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट है तो फैटी एसिड की सिंथेसिस होगी। जो फैट है वो एक्स्ट्रा एनर्जी के तौर पर वो स्टोर हो जाएगी। फिर जब दोबारा हमें जरूरत होती है एनर्जी की तो लिपोलिसिस होती है और लिपिड्स की ब्रेकडाउन होती है। तो सिट्रेट कब कब क्रॉस करेगा? जब सिट्रेट बहुत ज्यादा होगा, एटीपी बहुत ज्यादा होगी, और जो हमारे टीसीएस साइकिल का एक एंजाइम होता है आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजन। स्टूडेंट्स, अब आवाज आ रही है? मैम अब आ रही है। वो इंटरनेट का इशू था, उसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। जो एक एंजाइम होता है सिट्रेट जब क्रॉस करता है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को, तो वो कौन कौन सी कंडीशन होती है? वो 3 कंडीशन होती हैं। जब एटीपी ज्यादा हो, जब सिट्रेट ज्यादा हो, और आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज जो है वो एंजाइम होता है टीसीए साइकिल का। और वो कब एक्टिवेट हो? ग्लाइकोलिसिस तो तब होगी ना जब एनर्जी लेवल बहुत कम होते हैं। जब एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट है, ग्लाइकोलिसिस होगी, टीसीए साइकिल होगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगी और हमें एटीपी मिल जाएगी। जब रिपीट हमें कर दें जो बात आपने बताई है। अच्छा, जब हम वेल फेड स्टेज में होते हैं तब हमारे पास क्या होता है? एनर्जी की बहुत ज्यादा एटीपी, हमें ग्लूकोज बहुत ज्यादा होता है। तो जितनी हमारी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है ना, तो वो सारी पूरी हो जाती है। ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है, टीसीए साइकिल होता है, फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है और एटीपी मिल जाती है। फिर जो एक्सेस ग्लूकोज होता है ना, वो कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोए में, और एसिटाइल कोए हमारे फैटी एसिड्स की सिंथेसिस करवाता है और फैटी एसिड्स स्टोर हो जाते हैं। फिर जब कभी हमें दोबारा जरूरत पड़ती है और हम खाना ना खाएं, तो यही फैटी एसिड दोबारा से ग्लाइकोलिसिस करेंगे। आपने ये याद रखना है कि जो ग्लाइकोलिसिस है ना, वो तब होती है जब हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, हम लो एनर्जी स्टेट में हैं। और फैटी एसिड सिंथेसिस तब होगी जब हम हाई एनर्जी स्टेट में हैं। तो जब हाई एनर्जी स्टेट में होंगे तब एटीपी बहुत ज्यादा होगी, सिट्रेट बहुत ज्यादा होगा, तभी सिट्रेट क्रॉस करके बाहर आएगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को। अदरवाइज सिट्रेट क्रॉस करके बाहर नहीं आएगा, वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही रहेगा और टीसीए साइकिल को चलाएगा और हमें एटीपी देगा। यहाँ तक समझ आ गई? अच्छा, एक स्टेप हो गया। अब जो हमारा सिट्रेट है वो साइटोसोल में आ गया है। दूसरा प्रोसेस क्या होता है? दूसरे स्टेप में ये होता है कि एसिटाइल कोए कन्वर्ट होता है मेलोनाइल कोए में। ये कार्बोक्सिलेशन का रिएक्शन होता है, और इसको आपने एक निमोनिक से याद रखना है, ABC। हमें इसमें 3 चीजों की जरूरत होती है, A फॉर एटीपी, B फॉर बायोटीन, और C फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। बायोटीन क्या होता है? कौन सा विटामिन है? विटामिन विटामिन B7। हमें इन 3 चीजों की जरूरत होती है। एसिटाइल कोए कन्वर्ट होता है मेलोनाइल कोए में, और क्या चीज? कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ऐड होगा, एटीपी की जरूरत होगी और बायोटीन की। अब ये वाला जो प्रोसेस होता है, ये वाला जो स्टेप है, ये रेट लिमिटिंग स्टेप। रेट लिमिटिंग स्टेप वो होता है कि अगर वो स्टेप स्लो हो रहा है तो पूरा रिएक्शन स्लो होगा, अगर वो फास्ट हो रहा है तो पूरा रिएक्शन फास्ट होगा। यानी जो पूरा का पूरा हमारा रिएक्शन चेन्स है, सारे रिएक्शंस का जो स्पीड है, रेट है, वो उस रिएक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो ये रेट लिमिटिंग स्टेप होता है फैटी एसिड की सिंथेसिस का, एसिटाइल कोए इनटू मेलोनाइल कोए। अब ये जो होता है इसका एंजाइम क्या होता है? एसिटाइल कोए को जो मेलोनाइल कोए में कन्वर्ट करता है उसको हम कहते हैं एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज। अब इसकी होती है रेगुलेशन, शॉर्ट टर्म रेगुलेशन और लॉन्ग टर्म रेगुलेशन। शॉर्ट टर्म रेगुलेशन में क्या होगा? शॉर्ट टर्म रेगुलेशन में ये होता है कि जब सिट्रेट बहुत ज्यादा होता है तो ये रिएक्शन प्रोसीड होता है। ये देखें, ये प्लस का साइन क्या होता है कि सिट्रेट बहुत ज्यादा होगा, एनर्जी लेवल्स हाई हैं, तो एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज जो इनएक्टिव डाइमर है वो कन्वर्ट होता है एक्टिव फॉर्म में। वैसे ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, जब सिट्रेट ज्यादा होगा तो ये एक्टिव हो जाता है। और इसको इनहिबिट कौन कर रहे होते हैं? लॉन्ग चेन फैटी एसाइल कोए, यानी जो एंड प्रोडक्ट होते हैं। इसको इस जो प्रोसीजर होता है इसको हम कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन, यानी फीडबैक एक्टिवेशन और फीडबैक इनहिबिशन। जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स एंड पे बन गए हैं, अब वो बहुत ज्यादा बनी जा रहे हैं, तो वही एंड प्रोडक्ट आके इसको रोक देगा, इसको इनहिबिट करवा देगा।
तो आगे प्रोसेस मजीद नहीं चलेंगे। एक तो ये शॉर्ट टर्म रेगुलेशन होती है, और दूसरा होता है प्रोटीन काइनेज एक्टिविटी, वो भी इसको रेगुलेट कर रही होती है। वो क्या होगी कि जब हमारे पास हम वेल फेड स्टेज में है, ग्लूकोज लेवल बहुत हाई है, तो क्या होगा, इंसुलिन आएगा। इंसुलिन फौरन आता है ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए। जब इंसुलिन आएगा यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, प्रोटीन फॉस्फेटेज एक्टिविटी को, प्रोटीन फॉस्फेटेज को एक्टिव करेगा, और वो क्या करेगा, इनएक्टिव एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज को एक्टिव फॉर्म में करवा देगा। यानी वेल फेड स्टेज में इंसुलिन आई, फॉस्फेटेज आया, यानी जो फॉस्फेट लगा हुआ है इसको रिमूव करवा देगा, डीफॉस्फोराइलेशन होगी इस एंजाइम की, और एंजाइम एक्टिव हो जाएगा, और आगे ये प्रोसेस होगा। और जब हम फास्टिंग स्टेट में होंगे, तब ग्लूकागोन या एपिनेफ्रीन आएंगे, वो क्या करेंगे, इसकी फॉस्फोराइलेशन करवाएंगे, एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होगी, जो एक फॉस्फेट होगा वो इसको लग जाएगा, और फॉस्फोराइलेशन से ये एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है। ये समझ आ गई है? अच्छा, ये इसकी होगी मैम फाइकेमिक पे ये सेंसिटिव है। जी। मैम मैं पूछ रही हूँ कि आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। फाइव पे नहीं है। मैम वो मैं पूछ रही हूँ कि 5 पे फैटी एसिड सिंथेसिस नहीं है, तो फिर ये इम्पोर्टेंट हमारे लिखा हुआ है लिपोजेनेसिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम्स। लेकिन यूएचएस के तो ये करिकुलम हम में कहाँ तो से है ना, आप लिपिन कोड से कर सकते हैं। करें? यहाँ तक क्लियर है, आगे चलें? ओके। ये जो प्रोटीन काइनेज एक्टिविटी है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम ग्लाइकोजन की सिंथेसिस और ग्लाइकोजन की ग्लाइकोजिनोलिसिस पढ़ेंगे ना, ब्रेकडाउन, तब भी यही कंसेप्ट है कि फॉस्फोराइलेशन एंजाइम को डीएक्टिव करता है, और डीफॉस्फोराइलेशन इसको एक्टिव कर देता है। ठीक है। फिर आती है इसकी लॉन्ग टर्म रेगुलेशन, एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज की लॉन्ग टर्म रेगुलेशन क्या होगी, कि जब हम प्रोलॉन्ग कंजप्शन की जा रहे हैं, डाइट में हम एक्सेस कैलोरीज ले रहे हैं, एनर्जी हाई है, तो क्या होगा, एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज ज्यादा हो जाएगा, और इस एंजाइम के ज्यादा होने से फैटी एसिड सिंथेसिस भी ज्यादा होगी। बस इसमें आप लोग ये याद रख लें। अब हमारे पास ऐसे सबसे पहले सिट्रेट था माइटोकॉन्ड्रिया में, इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोए, उसको हमने माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल में लाए। फिर जब वो साइटोसोल में आ गया, तो हमने क्या किया, उसको एसिटाइल कोए से मेलोनाइल कोए बन गया। अब मेलोनाइल कोए से लॉन्ग फैटी एसिड की चेन बनेगी। उसमें क्या होता है कि एक एंजाइम होता है फैटी एसिड सिंथेज, वो आता है। फैटी एसिड सिंथेज जो होता है वो एक डाइमेरिक एंजाइम है। डाइमेरिक यानी दो इसके यूनिट्स होते हैं, इस तरह का होता है ये डाइमेरिक एंजाइम है, और इसके अंदर काफी सारे और एंजाइम होते हैं। एसिटाइल ट्रांस एसाइलेज, मेलोनाइल ट्रांस एसाइलेज, 3 कीटो एसाइल सिंथेज, 3 कीटो एसाइल रिडक्टेज, 3 हाइड्रोक्सी एसाइल हाइड्रेटेज, इनॉइल रिडक्टेज और थायोस्ट्रेज, ये सारे एंजाइम्स एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम को बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, फैटी एसिड सिंथेज। अब फैटी एसिड सिंथेज जो है वो किस तरह एक्ट करता है, ये हम देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, ये फैटी एसिड सिंथेज है, ये जो सबसे पहला है, इसमें क्या है, सिस्टीन रेजिड्यू, एक अमाइनो एसिड है सिस्टीन। ठीक है। और नीचे वाला जो पोर्शन है उसमें क्या होता है, एसीपी, एसाइल कैरियर प्रोटीन। एसाइल कैरियर यानी ये जो प्रोटीन है, ये वाला पोर्शन, ये एसाइल ग्रुप्स को कैरी करेगा। एसाइल ग्रुप क्या होता है, RCOOR, यानी कार्बन, जो कार्बोनाइल कार्बन है उसके एक साइड पे अल्काइल ग्रुप है, और एक साइड पे O है, और साथ में अल्काइल ग्रुप है। ठीक है। अब सबसे पहले क्या होगा, ये देखें एसिटाइल कोए आया,
एसिटाइल कोए आ गया, वो सबसे पहले एसाइल कैरियर प्रोटीन ने लिया, अब वो शिफ्ट हो गया ऊपर किसकी प्रेजेंस में, एसिटाइल कोए, एसाइल कैरियर प्रोटीन एसिटाइल ट्रांस एसाइलेज, उसने ट्रांसफर कर दिया। इनके एंजाइम्स के नेम इनके फंक्शन की बेस पे ही है कि ये एसिटाइल कोए को ट्रांसफर कर रहा है किसकी तरफ, ऊपर सिस्टीन रेजिड्यू को दे देगा। ठीक है, अब दो कार्बन ये जो रेड किए हुए हैं ना, यानी ये दो कार्बन एसिटाइल कोए से आ गए हैं हमारे पास। अब ये ऊपर चला गया है ये दो कार्बन, उसके बाद क्या होगा, एक मेलोनाइल कोए आया। मेलोनाइल जो होता है ना, मेलोनिक एसिड, वो होता है 3 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला। अब ये आया, इसने फिर एसाइल कैरियर प्रोटीन के पास जाना है, वो इसके साथ अटैच हुआ। फिर क्या होगा कि जो ब्लू किया हुआ है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकल जाएगा, और जो बाकी के 2 कार्बन है वो इसके साथ लग जाएंगे, जो ऑलरेडी हमारे पास एसिटाइल कोए के लगे थे ना, उसके साथ बाकी के मेलोनाइल कोए के 2 कार्बन अटैच हो जाएंगे। ये अब कितने कार्बन हो गए, 4, 2 मेलोनाइल कोए से आ गए और 2 एसिटाइल कोए से। उसके बाद क्या होगा, इसका जो एंजाइम है वो क्या है, मेलोनाइल कोए एसीपी एसाइल कैरियर प्रोटीन ट्रांस एसाइलेज, वो था एसिटाइल कोए ट्रांस एसाइलेज, और ये मेलोनाइल कोए ट्रांस एसाइलेज। ये 2 स्टेप हो गए। उसके बाद क्या होता है, जब ये 4 कार्बन लग गए हैं, फिर होगी इनकी रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ NADPH। हमने पहले स्टार्टिंग में पढ़ा कि जो फैटी एसिड सिंथेसिस है उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, एसिटाइल कोए, ATP और NADPH। अब NADPH जो है उसके पास ये 2 H हैं, ये दोनों H इसको दे देगा, एक H ऊपर लग गया इसको ऑक्सीजन के साथ और एक नीचे H लग गया। अब ये क्या बन गया, एक कीटोन बन गया, यानी कार्बन के जो कीटोन होता है वो क्या होता है, कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ अगर अल्काइल ग्रुप हो, कार्बन और लगे हों, तो ये क्या बन गया, कीटो एसाइल ACP रिडक्टेज। इसकी प्रेजेंस में इसकी रिडक्शन होगी, रिडक्शन के बाद डिहाइड्रेशन होगी, वाटर निकल जाएगा। अब क्या हो गया, ये 4 कार्बन हमारे जो फैटी एसिड सिंथेज है उसके साथ अटैच हो गए हैं। यहाँ तक समझ आ गई है आप सबको? जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आ गई है रिडक्शन से दोबारा रिडक्शन का? ये देखें, जब मेलोनाइल कोए मेलोनाइल कोए आया तो उसका जो कार्ब एक 3 कार्बन थे ना, एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकल गया, बाकी पीछे रह गए 2 कार्बन। 2 कार्बन ऑलरेडी हमने एसिटाइल कोए से लिए थे और 2 कार्बन बाकी के मेलोनाइल कोए से आ गए, तो ये 4 कार्बन बन गया। फिर उसके बाद इसकी रिडक्शन होगी NADPH की प्रेजेंस में, NADPH आएगा और 2 हाइड्रोजन देगा। ये देखें, अब इसको इससे कंपेयर करें तो 2 हाइड्रोजन ही एक्सेस आए हैं ना, ऑक्सीजन के साथ एक H लग गया और एक नीचे H लग गया, ये इसकी रिडक्शन हो गई। फिर उसके बाद OH और H क्या बना देगा, वाटर, और इसकी डिहाइड्रेशन हो जाएगी, और बाकी का जो 4 कार्बन की एक चेन है वो हमारी एसाइल कैरियर प्रोटीन के साथ अटैच हो जाएगी। यहाँ तक समझ आ गई? जी आ गई। चलें, 2 कार्बन हमेशा आते हैं एसिटाइल कोए से, बाकी के सारे कार्बन, अब यही वाला जो स्टेप है ना, ये बार बार होता है। ये अब देखें 4 कार्बन वाला हो गया, अब इसके पास फिर मेलोनाइल कोए आएगा, वो अपना एक कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कार्बन निकाल देगा, उसके बाद बाकी कितने 2 रह जाएंगे, वो 2 फिर अटैच होंगे, तो अब 4 के साथ 2 और ऐड हो गए, तो कितने हो गए कार्बन, 6 कार्बन हो गए ना 6 हो जाएंगे। जी। अब दूसरी दफा साइकिल चला तो 6 हो गए, तीसरी दफा चलेगा तो कितने हो जाएंगे, 2 कार्बन और ऐड हो जाएंगे ना। 6 हो देखें, दूसरी पहली दफा चला तो 4 हो गए, दूसरी दफा साइकिल चलेगा तो 6 हो जाएंगे, तीसरी दफा 8 हो जाएंगे, और चौथी दफा हमारे पास 10 कार्बन हो जाएंगे, और 5वीं दफा 12 कार्बन, छठी दफा 14 और 7वीं दफा 16 कार्बन हो जाएंगे। समझ आई? 7 साइकिल्स चलेंगे तो हमारे 16 कार्बन वाली एक चेन बनेगी,
पहले स्टेप में 4 कार्बन ऐड हुए थे, बाकी सब में बार बार जब यही स्टेप चलेगा तो मेलोनाइल कोए का एक कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकल जाएगा और 2-2 कार्बन हमेशा ऐड होते जाएंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 16 कार्बन वाले। तो हमारे पास पामिटेट बन जाएगा, यानी पामिटिक एसिड। समझ आ गई स्टूडेंट्स? अब हमने क्या किया कि फैटी एसिड की एक लॉन्ग चेन बन गई है। अब क्या होगा? दूसरा प्रोसेस क्या था इसका? इलोंगेशन का। इलोंगेशन कहाँ पे होती है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में, ये लिखा हुआ। उसके बाद इलोंगेशन होगी तो कार्बन एटम्स इसके अंदर ऐड होते जाएंगे। पहले 16 कार्बन वाला बना, तो अब क्या हो जाएगा? 2 कार्बन और ऐड कर देंगे तो 18 वाला हो जाएगा, या मजीद बढ़ते जाएंगे। तो एक ब्रेन जो है वो कैपेबल होता है कि वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स को बना सकता है, ओवर 22 कार्बन। उसके अंदर 24 कार्बन वाला एक फैटी एसिड होता है, उसको हम लिग्नोसेरिक एसिड कहते हैं, वो ब्रेन में होता है। अब इलोंगेशन भी हो गई। लास्ट स्टेप जो है फैटी एसिड सिंथेसिस का, उसको हम कहते हैं डीसैचुरेशन। डीसैचुरेशन यानी हमने उसके अंदर डबल बॉन्ड्स ऐड करने होते हैं। डबल बॉन्ड्स ऐड करेंगे, ये वाला प्रोसेस कहाँ होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में। और इसको किसकी चीज की जरूरत होती है? NADH की। NADH रिक्वायर करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। और जो फर्स्ट डबल बॉन्ड होता है वो कहाँ पे इंसर्ट होता है? बिटवीन कार्बन नंबर 9 एंड 10। और ह्यूमंस के पास कार्बन नंबर 9, 6, 5 और 4 के डीसैचुरेट होते हैं, यानी ये 4 पोजीशंस पे डबल बॉन्ड्स ऐड कर सकता है। तो इसीलिए जो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो जरूरी होते हैं, क्योंकि लिनोलिक एसिड होता है उसके अंदर 2 होते हैं ना डबल बॉन्ड, और जो दूसरा होता है लिनोलेनिक एसिड उसमें 3 पोजीशंस पे होता है। तो कार्बन नंबर 9 और 10 में फर्स्ट डबल बॉन्ड इंसर्ट होता है। फिर उसके बाद 7 साइकिल्स चलेंगे तो 16 कार्बन वाला बनता है। अब NADPH जो है, अब हमें वो 14 NADPH चाहिए। वो कहाँ से आएंगे? वो हमें मिलता है जब जो मेलेट है वो कन्वर्ट होता है पायरोवेट में। नॉर्मल ये देखें ग्लूकोज है, ग्लूकोज पायरोवेट में कन्वर्ट हुआ और पायरोवेट से आगे ऑक्सैलोएसीटेट बना, ये सिट्रेट बन गया। ग्लूकोज से चला था, ये ग्लाइकोलिसिस हो गई, ये TCA साइकिल, और सिट्रेट बाहर आ गया, सिट्रेट ने पामिटेट बनाया। अब इसको चाहिए NADPH। ये NADPH कहाँ से आया? जब यही ऑक्सैलोएसीटेट मेलेट में कन्वर्ट हुआ, और मेलेट जो होता है वो दोबारा से ऑक्सैलोएसीटेट बना देता है ना प्रिकर्सर, ताकि दोबारा TCA साइकिल चले। ये मेलेट जो है जो दोबारा से जब पायरोवेट में कन्वर्ट होता है तो हमें NADPH मिलता है। ये एक सोर्स है, मेलेट से जब पायरोवेट बनता है तब NADPH बनता है, और ये NADPH हमारे फैटी एसिड सिंथेसिस में रिक्वायर होता है। अब जो फैटी एसिड सिंथेसिस है उसकी रेगुलेशन क्या क्या है? रेगुलेशन अब हमने पढ़ी। एंजाइम कौन सा चाहिए रेट लिमिटिंग स्टेप में? रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सा था? एसिटाइल कोए जब कन्वर्ट होता है मेलोनाइल कोए में, और तब हमें चाहिए होता है एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज, ये एंजाइम होता है। और मेटाबोलाइट हमें चाहिए होता है सिट्रेट, यानी सिट्रेट अगर ज्यादा होगा तो फैटी एसिड सिंथेसिस होगी, सिट्रेट अगर कम होगा तो फैटी एसिड सिंथेसिस नहीं होगी। और एंड प्रोडक्ट पाल्मिटाइल कोए बहुत ज्यादा होगा तो ये रुक जाएगा स्टेप, और अगर पाल्मिटाइल कोए बहुत कम होगा तो ये चलेगा स्टेप। और उसके बाद हार्मोन जो है, इंसुलिन होगा तो फैटी एसिड सिंथेसिस होगी, और ग्लूकागॉन होगा तो फैटी एसिड सिंथेसिस नहीं होगी, बल्कि फैटी एसिड की ब्रेकडाउन होगी। और डाइट में क्या है? अगर हम हाई कार्बन डाइट लेते हैं
तो ये हमने लॉन्ग टर्म रेगुलेशन में पढ़ा ना कि हाई कार्बन डाइट जब हम लेते हैं तो एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज की सिंथेसिस होती है और फैटी एसिड की सिंथेसिस होती है। क्लियर है सबको? जी स्टूडेंट्स, आप सबको क्लियर है? कोई क्वेश्चन? Yes, ma'am. Okay, sir.